नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अरुंधति रॉय का नाम सुनते ही व्हाट्सएप पर चलने वाली फेक यूनिवर्सिटी के छात्रों के मन में क्रोध के विविध स्वरूप फूट पड़ते हैं। इसे आम बोलचाल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा जाने लगा है, जहां झूठ की पढ़ाई होती है और जहां पढ़ने वाला छात्र कसम खाता है कि झूठ के अलावा कभी किसी सत्य पर भरोसा नहीं करेगा। झूठ ही सत्य है, इसके लिए पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी जाती है। इस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भीड़ बनाने में एक राष्ट्रीय भूमिका अदा की है, जिसकी सबसे बड़ी कामयाबी जहां तहां लोगों को घेर कर मार देना है। इन दिनों आप झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछिए, वहां के पुलिस प्रमुख से पूछिए, बात बात में व्हाट्सएप की अफवाहों से उनकी परेशानी नजर आएगी। हुआ यूं कि भाजपा सांसद परेश रावल ने ट्वीट किया कि अरुंधति रॉय को जीप के आगे बिठाकर पत्थरबाजों के सामने ले जाना चाहिए। ट्विटर पर बहस शुरू हो गई और जल्दी ही यह बहस टीवी स्टूडियो में पहुंच गई। चंद घंटे में परेश रावल के गुस्से का राष्ट्रीयकरण हो गया। एंकर लोग क्रोधित अंग्रेजी में ललकारने लगे। गनीमत है कि आज भारत में ऐसे एंकर हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ये एंकर दूसरे विश्व युद्ध के समय क्यों नहीं थे। मुझे तो इन एंकरों में साक्षात राष्ट्र प्रहरी दिखाई देते हैं, हिमालय के दर्शन भी होते हैं। लगता है कि ये ना रहे तो हमारे सनातन मुल्क को जाने कौन उठाकर ले जाए। इसलिए मैं तो इनकी वंदना करने लगा हूं। दूध, घी, चंदन और फूल चढ़ाना बाकी है। आप भी इन एंकरों की नित्य पूजा कीजिए, वरना आपके घर में मकड़ी रोज रोज जाला बनाने लगेगी। टीवी और ट्विटर की बहस में सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि परेश रावल ने भी किसी दी नेशनलिस्ट फेसबुक पेज का लिंक शेयर कर दिया अपनी बात के प्रमाण में, जिसके मुताबिक अरुंधति रॉय ने कश्मीर दौरे के दौरान ऐसा कोई बयान दिया था कि भारत 7 लाख की जगह 70 लाख सेना लगा दे फिर भी कश्मीर को अपना नहीं बना सकता है। एक दिन तक माहौल गर्म रहा, मगर दी वायर नाम की वेबसाइट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता चला कि अरुंधति रॉय के जिस बयान पर मीडिया कसरत कर रहा था, वो बयान अरुंधति रॉय ने दिया ही नहीं। बताइए कितनी गलत बात है। दी नेशनलिस्ट पाकिस्तान से चलने वाली एक वेबसाइट है। वायर ने चेक किया कि इस पर जो खबर है वो भारत से चलने वाली वेबसाइट postcard.news से आई है। इस वेबसाइट की चर्चा पहले भी फेक न्यूज के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए हो चुकी है। postcard.news पर लिखा था कि अरुंधति ने भारतीय सेना और कश्मीर वाला बयान हाल ही में पाकिस्तानी अखबार टाइम्स ऑफ इस्लामाबाद को दिया। वायर को पता तो चलता ही गया। और भी वेबसाइट सामने आए। सत्यविजयी.com और दी इंडियन वॉइस.com पर भी खबर छपी मिली। दी रिसर्जेंट.इंडिया.com, रिवोल्टप्रेस.com और विराट हिंदू राष्ट्र.com जैसी वेबसाइट ने भी अरुंधति रॉय के इन बयानों को छापा। इनमें से कुछ ने हटा लिया है। अरुंधति रॉय ने कहा कि यह सब बकवास है। वो हाल फिलहाल कश्मीर गई ही नहीं। कश्मीर पर साल भर पहले आउटलुक पत्रिका में एक छोटा सा लेख लिखा था, उसके बाद कोई बयान भी नहीं दिया है। हमने वायर की खोजबीन पर अपनी कोई स्वतंत्र खोजबीन नहीं की है, लेकिन गलती होगी तो माफी मांग लेंगे। लेकिन वायर की ये खोज तमाम अखबारों और चैनलों पर शायद नहीं होगी, जहां आपने अरुंधति रॉय के नकली बयान को देखते हुए टीवी पर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया होगा। यहां तक कि मीडिया पर निगरानी करने वाली न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट से भी चूक हो गई। न्यूज लॉन्ड्री ने भी किसी मयंक सिंह के गुस्से वाली प्रतिक्रिया फेयर ऑब्जर्वर नाम की साइट से उठाकर छाप दी। न्यूज लॉन्ड्री और फेयर ऑब्जर्वर अब चीख कर सफाई दे रहे हैं, ताकि उनके पाठकों को पता चल जाए कि सफाई दी जा रही है, गलती हो गई है, इसे कोई ना दोहराए। फर्स्ट पोस्ट पर कोई नाजिम नकवी हैं, उन्होंने भी इसी फेक इंटरव्यू का हवाला देते हुए लिख दिया कि अरुंधति को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, जबकि वो बोली ही नहीं थी। सोचिए, किसी के खिलाफ उकसाना कितना आसान हो गया है। पाकिस्तान से चलने वाली वेबसाइट पर हमारा आपका नाम लेकर कुछ भी लिख दिया जाए, लोग बावले हो सकते हैं। झारखंड में आप गौतम, गंगेश और गुंजन के पिता से पूछ लीजिए, उनकी आंखों के सामने भीड़ ने पत्थर से मार मारकर बेटों को मार दिया। नईम हलीम को भी ऐसे ही मारा हुआ। सांसद परेश रावल ने पत्र जारी किया है कि मुझ पर अरुंधति रॉय के ट्वीट को डिलीट करने का दबाव बनाया गया, वरना मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता। परेश रावल ने गलत खबर को ट्वीट करने पर अफसोस नहीं जताया, क्योंकि अब बात वहां से तो कहीं और पहुंच गई होती है। वैसे भी अब बात मीडिया पर आ गई है कि उसने अरुंधति रॉय के बयान की जांच किए बगैर इतना बड़ा हंगामा कैसे कर दिया। अब आते हैं आज के विषय पर। आप मेजर गोगोई हैं, आपने ही जीप पर फारूक अहमद डार को बिठा दिया, तो बहस हुई कि ऐसा क्यों किया गया। डार तो पत्थर चलाने वालों में से नहीं था, बल्कि वो उन चंद प्रतिशत लोगों में से था जिन्होंने श्रीनगर उपचुनाव में वोट किया। जिस व्यक्ति का भारतीय लोकतंत्र में यकीन हो, उसका इस्तेमाल लोकतंत्र का विरोध करने वालों के सामने क्यों हो। सवाल उठे तो मेजर के समर्थन में ज्यादा ही लोग आए। मेजर के समर्थन में पूरी सरकार खड़ी हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लेख लिखा,
सम्मानित करने की मांग की। उसके बाद कांग्रेस भी खड़ी हो गई। सेना और सेनाध्यक्ष मेजर के समर्थन में है। कश्मीर के हालात सामान्य नहीं है, ये हम और आप जानते हैं। मेजर के उस वक्त के फैसले की मुश्किलों को समझा जा सकता है, उसकी इतनी आसान समीक्षा आप टीवी में नहीं कर सकते। सेना का अधिकारी मौके पर क्या फैसला लेगा ये तो तय नहीं कर सकते यहां से। फिर भी इन पहलुओं पर बात हो सकती है। आप मेजर को बोलते देखिए टीवी पर, तो कितने अच्छे से वो शांत तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। वो एंकरों की तरह चीख नहीं रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, बल्कि उन्हें चुनौतियों का सामना है। रामचंद्र गुहा ने, जो कॉलमिनिस्ट हैं, इतिहासकार हैं, बुधवार को ट्वीट कर कहा कि सेना का यह आचरण उचित नहीं है। क्या इन 2-4 लोगों के ट्वीट का इतना असर होता है कि सेना को सफाई देने के लिए अपने सेवारत मेजर को मीडिया के सामने पेश करना पड़े? फिर बीजेपी पीडीपी की सरकार है वहां पर, 2 साल से चल रही है। पुलिस ने मेजर के खिलाफ एफआईआर क्या रामचंद्र गुहा से पूछकर किया? बाकायदा मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फेसबुक पेज पर इस एफआईआर की जानकारी दी है। मेजर गोगोई ने अपने बयान में कहा है कि डार पत्थर चलाने वालों को उकसा रहा था। अगर डार के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, फिर क्यों नहीं हुई? क्या इससे सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ा? पूरी दुनिया में सेना को लेकर सवाल होते हैं और सम्मान भी उतना ही किया जाता है। भारत की सरकार सेना का इस्तेमाल नहीं करती है, मगर दुनिया भर में चुने हुए नेता सेना का इस्तेमाल करते हैं और झूठ के आधार पर करते हैं। बुधवार को खबर आई कि पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सियाचिन ग्लेशियर के पास अपनी सीमा के दायरे में उड़ानें भरी हैं। भारतीय वायुसेना ने भी कहा है कि उसकी सीमा का अतिक्रमण नहीं हुआ है। हम इस पर भी बात करेंगे कि कहीं तनाव के हालात तनाव से ज्यादा तो नहीं है। हमारे साथ सुशांत सिंह हैं, एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस में। लेफ्टिनेंट जनरल साहब हैं रिटायर्ड गुरमीत सिंह जी, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। गुरमीत सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते थे एक बात की, मेरा वैसा कुछ खास अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी हमने नहीं देखा कि सेना का कोई अधिकारी जिसे लेकर सवाल उठ रहे हों, मेजर साहब मीडिया में आकर अपना पक्ष रख रहे हों, और वो सारे पक्ष लगभग सेना के प्रवक्ताओं और दूसरे जरिए से रखा ही जा चुका था। क्या आपको ये बात सामान्य लगी कि अधिकारी को आकर सफाई देनी चाहिए? इन हालत के अंदर में मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप था कि मेजर गोगोई ने आके अपनी सफाई दी, क्योंकि उनकी इंटेंशन ठीक थी और बहुत ट्रूथफुल तरीके से उन्होंने, बहुत प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेटेड तरीके से अपना काम किया था। खुद तो कोई छुपाने वाली चीज नहीं है। आपने देखा होगा कि 3 चीजें हुई हैं लास्ट 2 दिन के अंदर में। हाँ। एक एडीजी पीआई मेजर नरूला साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दिया था। हाँ। दूसरा एक वीडियो जो जारी किया है एलओसी के ऊपर में एक्शन का। हाँ। और तीसरा जो मेजर गोगोई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा स्टेप है कि जिस ऑपरेशन में कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, जिसमें एक ऑपरेशन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया है और एक बहुत सफल ऑपरेशन था, क्योंकि उसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ का जान या माल का किसी को नुकसान नहीं हुआ है और सिचुएशन को एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से उन्होंने किया है। इनफैक्ट मेरे को तो इस बात की बहुत खुशी है कि ये बात तो एडीजी पीआई प्रेस इंफॉर्मेशन कर ही सकते थे, तो फिर मेजर रैंक के ऑफिसर को आगे लाने की क्या जरूरत थी? इनफैक्ट ये जो एक ऑथेंटिसिटी होती है, जिस आदमी ने, जिस कमांडर ने ऑन ग्राउंड सिचुएशन को कंट्रोल किया है, खुद आके बोलता है, तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो कमिटमेंट है, इनफैक्ट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरे देश ने देखा है और आप भी खुद देख सकते हैं कि उनमें कितनी कमिटमेंट है, कितनी डेडिकेशन है, कितनी सफाई है, सेंस ऑफ ऑनेस्टी ऑफ पर्पस है और इनफैक्ट इस चीज का बहुत असर होता है। इस टाइम के ऊपर में प्रॉक्सी वॉर, सोशल मीडिया और जहां मीडिया का गलत इस्तेमाल जो पाकिस्तान आर्मी जो स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, हाँ। उनको एक बहुत बड़ा जवाब है कि जो हमारी पॉलिसी है मीडिया के बारे में, जो गवर्नमेंट पॉलिसी वो चेंज हो रही है। ठीक है शेषांत जी, अभी गुरमीत सिंह जी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने कहा कि बदल रहा है, मतलब चीजें बदल रही हैं, और उन्होंने 3 चीज का एक सीक्वेंस बताया कि एडीजीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर वो अटैक का प्रमाण दिया गया, बहुत लोग मांग देते हैं प्रमाण, और फिर मेजर साहब का इस तरह से प्रेस में बयान देना कि
ये किया है? रवीश, दो चीजें हैं। पहली चीज है कि क्या ये कानूनी तौर पे सही था? कानूनी तौर पर तो पूरी तरह से सही था। रक्षा मंत्रालय के जो पीआरओ हैं श्रीनगर में, उन्होंने ये प्रेस ब्रीफिंग ऑर्गेनाइज की, जिसके के लिए सेना की और रक्षा मंत्रालय यानी कि सरकार की सहमति थी। तो कानूनन तौर पर इसमें कुछ गलत नहीं है कि वो मेजर गोगोई ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पर क्या इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई है? नहीं हुई है। जूनियर ऑफिसर डायरेक्टली इस तरह से बात करें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो ये जैसा कि जनरल का विवाद हुआ कि किसी जैसे विवाद तो बहुत ऊंचे हुए हैं, लोगों की हत्याएं हुई हैं, लोगों पर कोल्ड ब्लड में मारने की बातें हुई हैं, लोगों को पनिशमेंट मिला है, विवाद तो बहुत ऊंचे दर्जे के हुए हैं। यहाँ तो जैसा कि जनरल गुरमीत ने कहा, किसी की मौत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। विवाद तो कश्मीर में आप जानते हैं कि 1990 से लेकर आज तक हर तरह के विवाद वहां पर पैदा हुए हैं। तो ये पहली बार हुआ है कि इतने निचले स्तर के ऑफिसर को प्रेस के सामने लाया गया और उससे पहले एक पर्टिकुलर टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिलाया गया। शायद ये एक नई परिपाटी है, एक नया नॉर्म है। क्या ये सही है, गलत है, क्या ये आगे भी किया जाएगा, यह सोचने वाली बात है, और इसका क्या असर होगा। पर इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई सेना द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा, पर भारतीय सेना की खुद की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है इस इंसिडेंट के अंदर, वह अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसा कि आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कल खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जानकारी है कि गलत नहीं किया है और नहीं, देखिए, जानकारी की बात एक अलग है, पर अगर नॉर्म है, एक जो प्रैक्टिस है, एक जो प्रोसेस है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, जो उनकी खुद की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, अगर वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो जिस तरह जनरल गुरमीत बोल रहे थे, उस तरह से उस अधिकारी को सामने आके उसका पक्ष देने की बात क्यों आती है? पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट होने दीजिए, वो उसको क्लीन चिट देती है, बोलती है कि इस व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं किया, उसके बाद उसका आना शायद ज्यादा दुरुस्त होता बनिस्बत आज के। लेफ्टिनेंट जनरल, ये सुशांत जी के बात, अब पहले आपकी बात मुझे ठीक लग रही थी, अब इनकी बात मुझे ठीक लगने लगी है। मैं यही चाहता हूं कि अंत तक मैं आप दोनों की बात बारी बारी से ठीक लगे। ठीक है, अब इनका कहना है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वो सेना की अपनी आंतरिक व्यवस्था है, जिसकी अपना एक प्रतिष्ठा है। अब वो दो चार लोगों के सवाल करने से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का प्रोसीजर तो नहीं बदला जा सकता ना, तो उसके साथ भी तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए सर। एक्चुअली जी ठीक है। एक्चुअली ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इस टाइम के ऊपर में रेडिकलाइजेशन लेवल बहुत ज्यादा है, प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, और जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान का जो स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सी वॉर मैकेनिज्म है, और ये सीजन है काउंटर टेररिज्म का। आपने देखा कि इसी टाइम के ऊपर में एलओसी में इतना ज्यादा है कि हमारे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो प्रक्रिया है वो भी प्रभावित हो सकती है कि उसके पहले हम उस अधिकारी को मीडिया के सामने लाने दें। मतलब मैं उनके फैसले पे बात नहीं कर रहा हूं, ये लाने की परंपरा पे बात कर रहा हूं। इनफैक्ट आई वुड मैं इस चीज को ऐसे देखता हूं कि जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उसका जो मुख्य अंश है वो पहले ही पता लग जाता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इनफैक्ट ये इंसिडेंट तो लास्ट मंथ 9th को हुआ है। हाँ। तो मोटे तौर पर ये मालूम है कि इस ऑफिसर ने क्या किया है, इस कमांडर ने क्या किया है, और हर एक नाप तोल से, चाहे वो प्रोफेशनलिज्म है, चाहे वो किस प्रकार से सिचुएशन को हैंडल किया है, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू पूरी डिटेल तो मालूम है। इनफैक्ट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुख्य तौर पर कंप्लीट भी होगी। इनफैक्ट एक दूसरे चैनल में बता रहे थे कि इनिशियल रिपोर्ट आ रही है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उनको नीट क्लीन चिट दे दिया गया है और उनके अगेंस्ट में कोई प्रूफ नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी सोचने में आता है कि जिस ऑफिसर ने सिचुएशन को इतने इनोवेटिव तरीके से वो किया अलग सवाल है सर, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं अभी, वो अलग सवाल है। मैं उनके उस एक्शन पे क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूं इस कार्यक्रम में अभी तक, आगे हो सकता है करूं, उस पर सवाल उठाऊं। मेरा ये कहना है कि उन्हें पुरस्कार दिया गया। क्या सेना में ये ऐसा होता है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही हो, आपको पुरस्कार दिया जाए और आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से पहले आप जाकर अपना बयान मीडिया को दें? मैं ये जानना चाहता हूं एक सामान्य रूप से बात। एक कन्वेंशन के मुताबिक, एक फॉर्मेट के मुताबिक, एक बहुत ही आई वुड से नॉर्मल प्रोसीजर के मुताबिक नहीं होता है, लेकिन ये सिचुएशन भी तो नॉर्मल नहीं है। इसमें हर रोज ऑपरेशन हो रहे हैं। आज के दिन में 2 ऑपरेशन चल रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिलिट्री ऑपरेशन से कैसे प्रभावित है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां तो तनाव स्थिति सचमुच सेना के लिए विहंगम है, चुनौतीपूर्ण है, तो वो तो मोर्चे पर है, लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मोर्चे के बीच में नहीं है ना, वो तो कहीं और चल रही होगी। तो वो कैसे प्रभावित है इस एबनॉर्मल सिचुएशन से?
एक्चुअली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का जो मुख्य आइडिया होता है ये होता है कि पता करना कि क्या ठीक जी जो तरीके हैं वो ठीक तरह से अपनाए किए गए हैं। हाँ। क्या जो कमांडर ऑन द ग्राउंड है उनकी इंटेंशन ठीक है कि नहीं है। हाँ। कोई गलती तो नहीं किया है। आगे से क्या चीज होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, इनफैक्ट उस चीज को करने के लिए है। सुशांत जी, आप लेकिन संतुष्ट जिस पेस के ऊपर में ऑपरेशन चल रहे हैं हाँ। ये नॉर्मल कन्वेंशन, नॉर्मल फॉर्मेट, नॉर्मल डिले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कभी हुआ है कि हमने ऐसे तनावपूर्ण माहौल में, असामान्य माहौल में? देखिए, माहौल तो कश्मीर में बहुत असामान्य रहा है और आज की डेट में माहौल असामान्य है। पर अगर आपको थोड़ा याद ज्यादा होगा असामान्य है। साहब 2002-2003 के अंदर 3000 मिलिटेंट होते थे कश्मीर के अंदर, आज की डेट में 250 हैं। ये मैं मानता हूं कि जनता सड़कों पर आज ज्यादा है और ज्यादा पत्थरबाजी कर रही है, पर तनावपूर्ण स्थिति आप देखें तो वहां भी कोर्ट मार्शल भी हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला, मच्छल एनकाउंटर में एक सेना के अधिकारी और 5 लोगों को, कुल मिलाकर 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। क्या उस वक्त इसी तरह का वहां पर भी डिबेट हुआ था? तीन लोगों की मौत हुई थी, जिसके ऊपर के क्योंकि आफ्सपा लगा हुआ है इसलिए आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते ठीक है। हैं, इसलिए आप मिलिट्री कोर्ट ने उनको सजा दी। तो वहां पर भी जो सिचुएशन एबनॉर्मल थी, सेना की जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई है, वो तो नहीं रुकती है और ना रुकनी चाहिए। सेना की कार्रवाई तो लड़ाई के वॉर के वक्त नहीं रुकती है, युद्ध के वक्त नहीं रुकती है। ये तो एक छद्म युद्ध है। ठीक है, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डार के बारे में एक बात आई कि वो लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो वोट देने गया है, ठीक। लेकिन मेजर गोगोई ने कहा कि डार उकसाने वालों में से था। लेकिन एफआईआर तो डार के खिलाफ नहीं हुई है। तो हम मेजर साहब का अगर सम्मान करते हैं तो मेजर साहब की बात का भी सम्मान करना चाहिए। तो क्या डार के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए? देखिए साहब, डार के खिलाफ एफआईआर भी होनी चाहिए और डार अरेस्ट भी होना चाहिए और उनके खिलाफ पूरी इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो एंटी नेशनल हैं और उन्होंने इस तरह का हर कोई गलत काम किया है तो उनके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। और सेना को, जैसे कि हमेशा होता है इस तरह की कार्रवाइयों में, एफआईआर फाइल करती है सेना पुलिस के पास जाकर। शायद सेना ने वो कार्रवाई की होगी और अगर नहीं की है तो क्यों नहीं की है, ये सोचने का का विषय है। पर रवीश, इसमें समझने वाली बात यह है कि ना कि सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हुई है, ना कि पुलिस ने जो एफआईआर किया है, पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कि उनकी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कर रही है, जिसमें कि उन्होंने 4 सेक्शंस लगाए हैं रणबीर पेनल कोड के, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल, इस पे आप बताएंगे कि ये बात समझ में नहीं आती है कि आप जम्मू कश्मीर, आप सेनाध्यक्ष से लेकर सरकार, हर कोई एक अधिकारी के साथ खड़ा है, देश भी खड़ा है और वो हीरो भी बन गए हैं, और लेकिन पुलिस ने वहां पर उनके खिलाफ एफआईआर किया है और मेजर साहब कह रहे हैं कि डार पत्थर को उकसाने वालों में से था। ये गलत समझा गया है कि डार ने भारतीय व्यवस्थाओं के प्रति अपना विश्वास जताया था। पुलिस की जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो उनका एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक किया है। जिस प्रकार आर्मी ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया है वो भी एक प्रोसीजर है, पता करना कि किसी ऑपरेशन के अंदर में किस प्रकार से ऑपरेशन हुआ है, क्या हमारे को ट्रेनिंग या बाकी चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत है, या क्या लेसन लर्न किया है। इनफैक्ट कोई भी जो ऑपरेशन होता है उसमें ऑपरेशन से पहले ब्रीफिंग और आखिर में उसके अंदर में जो डीब्रीफिंग होती है, मैं इस पे बात कर रहा हूं। एवरी स्टेप यू कीप लर्निंग, हर एक में। हाँ, वो नहीं, तो मैं बात। पुलिस ने जो एफआईआर किया है ये उनका एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। जी लेफ्टिनेंट जनरल, मेरा एक सवाल ये है कि अब देखिए 4 लोग ट्विटर पे आलोचना कर दे रहे हैं इस कार्रवाई की और लिख भी रहे हैं, लेख भी लिख रहे हैं, गंभीरता से उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तो उससे हम इतना ये कह रहे हैं कि सेना के मनोबल पर असर पड़ रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस एक मेजर के एक्शन के खिलाफ, जिसका सारा देश सपोर्ट कर रहा है, एफआईआर करती है। उस एफआईआर की जानकारी मुख्यमंत्री फेसबुक पर देती हैं। तो इससे सेना के मनोबल पर असर नहीं पड़ता सर? असर तो पड़ता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। इनफैक्ट ऑन ग्राउंड आर्मी और पुलिस के अंदर में बहुत अच्छा तालमेल है। इनफैक्ट एक्सीलेंट, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, कि तालमेल है या नहीं है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आर्मी तो खुद ही सक्षम है, उसको पुलिस की क्या जरूरत है। लेकिन एक जो जिसके बारे में हमारे मेजर साहब कह रहे हैं कि वो पत्थर चलाने वालों को उकसा रहा था, तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और जिस मेजर का हम लोग इतना समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो एफआईआर है वो एफआईआर वापस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पक्का होना चाहिए। इनफैक्ट जो फारूक अहमद दार है उसके अगेंस्ट में एफआईआर होना चाहिए, ये रिकॉर्डेड होना चाहिए और ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए बाकियों के लिए कि वो इस प्रकार से कार्रवाई ना हो।
और एज फार एज मेजर गोगोई की बात है, उनका एफआईआर पक्का वापस होना चाहिए। और मुझे इस बात का विश्वास है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का, ये सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट है। और जो मेजर गोगोई है, उसने कोई अपना पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए काम नहीं किया है। तो सही है, उसने रिक्वायरमेंट, तो अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का रिक्वायरमेंट है तो आप ही के तर्क से मैं जानना चाहता हूं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी तो कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना, या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर्स को देखना। कोई गलती तो नहीं हुई है। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि ये एक बहुत ही सेल्फ कॉशियस मेथड है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किया है। और ये नहीं तो नॉर्मली वर्बली भी इंक्वायरी करके हो सकता था। अच्छा, ठीक है, वो उसकी उतनी मुझे जानकारी नहीं है कि नॉर्मली वर्बली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का है, इस पे आप कुछ कह सकते हैं। मेरा कम ज्ञान है, इसलिए मैं बेसिक क्वेश्चन, ज्ञान तो हम सबका ही कम है, पर रवीश देखने, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर सेना ने खुद ऑर्डर की है तो लाजमी बनता है कि वो उसका पूरा होने का इंतजार करें। सीधी सी बात यह है, आप ये नहीं कह सकते कि साहब हमने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की और हमको पता था कि इसने तो ये चीज बोलेगी, इसलिए हम इसका खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। 15 अप्रैल को कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हुई। जो मैंने आज जब श्रीनगर से बात की तो मुझे पता चला कि वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट फोर्स हेडक्वार्टर, जो कि ऊंचा मुख्यालय है, वहां पर पहुंची हुई है। वहां पर उनके जो जीओसी होते हैं फोर्स हेडक्वार्टर में, उनको उसके कमेंट देने। इंक्वायरी पब्लिक की जाती है क्या? अगर इंक्वायरी पब्लिक नहीं होती है, और ये एक फैक्ट फाइंडिंग होती है। ये मैं जानने के लिए कह रहा हूं। ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग है कि भाई ये फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे आगे क्या कानूनी कार्रवाई हो वो डिसाइड होते आए कि चार्जशीट फाइल हो, कोर्ट मार्शल हो, क्या नहीं हो। ये सिर्फ एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी टाइप। तो क्लीन चिट मिल गया है उनको कि इनके खिलाफ क्लीन चिट तो आप दे रहे हैं रवीश जी, क्लीन चिट अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पढ़ रहा था कि इंटरव्यू में पढ़ रहा था ऐसा कि वो सेना अध्यक्ष हैं, वो जो चाहे कह सकते हैं। हाँ, तो उसमें कह सकते हैं। कभी ऐसा होता है क्या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से ऊपर सेनाध्यक्ष भी कह देते हैं अपनी बात? देखिए, बिल्कुल होता है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो कन्वीनिंग अथॉरिटी होती है उसको अप्रूव करनी होती है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जो भी फाइंडिंग्स होती हैं, जो भी रिकमेंडेशंस होती हैं, वो कन्वीनिंग अथॉरिटी बोल सकती है कि साहब ये ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि अनुचित है, आप इनको वापस। ठीक है, अब हम इस कार्रवाई के बारे में कुछ बुनियादी सवाल करेंगे, लेकिन वो ब्रेक के बाद करेंगे। हम आपको बता दें कि सवाल करने वालों में सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. पनाग और मेजर जनरल सिद्धार्थ चटर्जी वगैरह लोग, इन लोगों ने भी सवाल उठाया कि हमारी जो सेना है उसकी वो शक्तिशाली तो है ही, पर उसकी एक और बड़ी उपलब्धि है कि वो शालीनता के मामले में भी दुनिया की सेनाओं में सराही जाती है। सुशांत, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि हम तो ऐसे सिचुएशन की कल्पना नहीं कर सकते कि क्या करेंगे, लेकिन जो किया उस पर कई तरह के व्यू पढ़ने के बाद मिला। ये जो जिनेवा कन्वेंशन की बात आ रही है, तो क्या है ये जिनेवा कन्वेंशन मानव ढाल इस्तेमाल करने को लेकर? कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने उस पर दस्तखत नहीं किया, कुछ लोग कहते हैं भारत उसका हिस्सेदार है। देखिए, जो जिनेवा कन्वेंशन है वो जो है कि जब भी जिस तरह की लड़ाई होती है तो कुछ कायदे कानून हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे। आप गलत, जैसे कि आप केमिकल वेपन्स का प्रयोग नहीं करेंगे, आप जो लोगों को आप कैप्चर करते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर बनाते हैं, उनके साथ आप मानवीय व्यवहार करेंगे और इस तरह की गलत हरकतें नहीं करेंगे। इसी तरह उसी जिनेवा कन्वेंशन के अंदर, उस कन्वेंशन में क्या इस बात पे विचार हुआ था कि अगर सेना के साथ अमानवीय व्यवहार होगा तो सेना क्या करेगी? ये कभी उन्होंने नहीं सोचा था? उन्होंने सोचा था। इसलिए ये सब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ है। जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस तरह के नॉर्म्स लाए गए कि भाई आप सेना, जैसे आप महाभारत के टाइम में सुनते थे ना कि भाई 6 बज गए तो अब गलत काम नहीं होगा, हथियार रख दीजिए। तो उसी तरह का नॉर्म है कि भाई आप गलत काम नहीं करेंगे और आप सिग्नेटरी हैं तो आप ये सब नहीं करेंगे। तो उस तरह से, इसी तरह से जिनेवा कन्वेंशन के अंदर ह्यूमन शील्ड के ऊपर भी एक क्लॉज है कि किसी भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में ह्यूमन शील्ड का प्रयोग वर्जित है। और इसी के ऊपर इजराइल जैसे कंट्री ने भी, जो कि जितना एग्रेसिव कंट्री है, उसकी सुप्रीम कोर्ट ने भी, जिसको कि वो हाई कोर्ट बोलते हैं, एक सैनिक को ह्यूमन शील्ड यूज करने के लिए 1.5 साल की जेल में सजा दी थी। जो खुद कई तरह के कानूनों को नहीं मानता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तर्क ये दिया गया कि इससे पत्थरबाजों को सबक मिल गया। उन्हें बता दिया गया कि जो सेना है वो शालीनता के आवरण में नहीं रहेगी, हमेशा उसे मजबूरी की तरह नहीं देखेगी। क्या आपको लगता है कि वाकई उससे सबक मिला है इन लोगों को? मेरे ख्याल से पक्का सबक मिला है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो कमांडर ऑन ग्राउंड है उसको सहना पड़ता है उस सिचुएशन का रिक्वायरमेंट।
इनफैक्ट मैं मेजर गोगोई के साथ टोटली हूं कि उसने एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, बहुत ही कमिटमेंट से, एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल किया। आप सोच सकते हैं अगर उसने इस सिचुएशन को ठीक हैंडल नहीं किया होता, जहां अगर फायरिंग की होती तो उस हाल क्या हो सकता था। इनफैक्ट ये सीओबी कमांडर अपने एरिया में डोमिनेशन, अपने एरिया में सिक्योरिटी मेंटेन करना, और वो जो वक्त था जब इलेक्शन हो रहे थे, और ये हमारा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पर्व है कि इलेक्शन को स्मूथली करना चाहिए, उस वक्त में उसकी नजर से ये जो फारूक अहमद दर है, ये एक स्टोन पेल्टर है, एक इंस्टिगेटर है, ये एक रिंग लीडर है। पर वो फारूक दर कह रहे हैं कि ये सब बातें सही नहीं है। वो तो कह रहे हैं, उनका भी एक पक्ष है, वो कह रहे हैं कि वो सही नहीं है। वो गोगोई साहब ने कहा है कि वो पत्थर इंस्टिगेटर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो दो तरह का व्यू है, तो छोड़ देते हैं, हम तो दोनों से मिले नहीं है। पर मैं एक सवाल अब आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि ये सचमुच दर्शकों को भी देखना चाहिए कि क्या फैसला लिया, आपके हिसाब से क्या कोई फैसला ले सकता था ऐसा? देखिए साहब, फैसला तो जो ये तर्क है, और लोग इसमें बहुत लोग यकीन करते हैं कि वहां आदमी घिरा हुआ है, वो क्या करेगा, वो पूजा थोड़ी करेगा अगर वैसा सिचुएशन है तो। देखिए, फैसला तो आदमी वक्त के हिसाब से करता है, वक्त और लिहाज के हिसाब से करता है। सवाल फैसले का नहीं है, सवाल ये है कि आप उसके बाद क्या रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो ज्यादा उसके बाद जैसा कि जनरल पनाग ने कई बार कहा है कि भाई आप उसके बाद एक स्टेटमेंट रिलीज करते, बोलते के साथ गलती हुई है, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पर उस सिचुएशन में कार्रवाई ली गई, ऐसी कार्रवाई दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इसके ऊपर इस बारे में क्या हम लोगों को बताएंगे? कम मिलते हैं, वो कहते हैं हम गलती क्यों माने, मतलब यही उचित था। पर ये मैं समझ सकता हूं कि उसके बाद इसको ले आके विवाद में नहीं लाना चाहिए था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मार्च 2015 में, फरवरी या मार्च 2015 में दो कश्मीरी युवकों की एक नाकेबंदी पर मौत हो गई थी सेना की फायरिंग में। जनरल डीएस हुड्डा जो उस टाइम नॉर्दर्न आर्मी कमांडर थे, उन्होंने अपोलोजाइज किया, बोला कि हमसे गलती हुई है, हम इस पर इंक्वायरी करेंगे और ये मौत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी श्रीनगर गए चुनाव से पहले, उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है मेरी सरकार के राज में कि कश्मीरी युवकों की मौत पर हमने माफी मांगी है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अच्छा, इसी सरकार में हुआ है सर? ये बात तो आया नहीं, वो हल्ला पढ़िए साहब, क्यों नहीं आया है? पढ़ेंगे कैसे? तो झूठी खबर पर जब हम डिबेट कर दे रहे हैं तो आप पढ़ने की सलाह क्यों दे रहे हैं? चलिए, ऐसा गलत सलाह दी आप। ये सलाह नहीं, जितनी भी झूठी खबरें मिले उन पर यकीन कीजिए, उसी दुनिया में रहिए, अब बदल नहीं सकता। आप इस टीवी को अब चाहे कुछ भी कर लें, अब आप इसको बदल नहीं सकते। आप अभिशप्त हैं, हम भी नहीं बदल सकते, बल्कि उन्हीं के जैसा होना हम सब की भी नियति है। पर एक सवाल अब आप दोनों से मैं जानना चाहता हूं कि ये जो वीडियो रिलीज हुआ, क्या ऐसा है कि हम लोग बहुत आक्रामक होने जा रहे हैं? कुछ पहले की तुलना में कुछ लड़ाई वगैरह हो सकती है? भारतीय सेना ने जो वीडियो रिलीज किया है, इसको आप किस रणनीति के तहत देखते हैं? देखिए, वीडियो ऐसा है कि इस तरह के वीडियो अनऑफिशियली हमेशा से ही आते रहे हैं, और आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर और टेलीविजन चैनल्स में भी लोगों ने चलाए हैं। पर ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर इस वीडियो को रिलीज किया है, और साथ साथ यह भी कहा है कि हमने प्रोएक्टिवली, अच्छा, पहले जो आते थे वो सोर्सेज के जरिए आते थे, अब ये आधिकारिक तौर पर रिलीज किया गया, और ये भी कहा गया कि हमने प्रोएक्टिवली पाकिस्तानी मोर्चों को निस्तानाबूद किया है, उनको गिराया है, उन पर फायरिंग की है। इससे पहले हमेशा हमारी ऑफिशियल लाइन ये होती थी, और मैं इंसिस्ट कर रहा हूं, ऑफिशियल लाइन ये होती थी कि भाई पाकिस्तानी सेना ने हम पर हमला किया और हमने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कि उनके मोर्चे ध्वस्त हो गए। पर अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हम प्रोएक्टिवली उनके मोर्चों पर अटैक कर रहे हैं और उनके मोर्चों को गिरा रहे हैं, क्योंकि वहां से टेररिस्ट आते हैं। एक नया साइन है कि हम अब बैठे नहीं रहेंगे कि पहले आप आइए तब एक्शन करेंगे। अब और हम एटलीस्ट ये कह रहे हैं कि पहले, मैं ये नहीं मानता हूं कि पहले हम बैठे रहते थे, पर शायद अब हम खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम अपनी तरफ से मार, पहले हम बैठे नहीं रहते थे, पर हम कहते नहीं थे इस बात, पहले कहते नहीं थे। गुरमीत सिंह जी, ये वीडियो रिलीज करना, अब वो भी वीडियो रिलीज करेंगे, इस वीडियो को कहेंगे ये फर्जी है, उस वीडियो को कहेंगे ये फर्जी है। अब सेना के सबूत को लेकर अगर हम लोग पब्लिक में इतना डिस्कस करेंगे ये फर्जी है वो फर्जी है, तो ये तो पूरा वीडियो गेम वाला माहौल बन जाएगा सर। ये क्या आपको ठीक लगता है? मेरे ख्याल से ये वीडियो रिलीज करना बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा। क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया और साइबर वॉरफेयर चल रहा है, ये जरूरी है बताना। ये जो वीडियो रिलीज किया है, ये कोई नॉर्मल वीडियो रिलीज नहीं किया है, ये इंडियन आर्मी के एडीजीपीआई मेजर जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो रिलीज किया है, और ये ऑथेंटिसिटी के साथ किया है। पर वो तो नहीं मानेगा ना सर, वो तो कुछ और पाकिस्तान वाला कुछ और कहेगा, फिर वो अपना वीडियो जारी करेगा। जी,
इनफैक्ट ये सिर्फ आई पर्सनली फील कि ये सिर्फ वीडियो जारी करने से नहीं होगा, वीडियो और एक्शन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। तो एक्शन हुआ तभी तो वीडियो आया ना सर, उसका चेंज हो जाएगा इन द सेंस एक्शन किया आर्मी ने तभी तो उसका वीडियो बनाया। ठीक है, एब्सोल्युटली। इसका मतलब यह है कि अभी से जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जो काउंटर टेररिज्म की एक्टिविटी है, जो एलओसी के ऊपर में एक्शन होगा, आई थिंक दैट विल बी विद द चेंज फॉर्मेट। इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि हम अपना जो प्रोएक्टिवनेस का है, अपना जो एक्शन का बार बढ़ाना पड़ेगा के लिए वीडियो रिलीज करना एक पाकिस्तान आर्मी का जो ये बात समझ में आती है कि वक्त बदल गया है सर। बहुत लोग होता है कि देखना चाहते हैं कि सेना जो कह रही है वो कर भी रही है कि नहीं कर रही। शायद देखिए, पाकिस्तानी सेना पर तो गोले गिरे हैं, उनको तो पता है उन पर गोले गिरे हैं। और ये वीडियो तो हमारे लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना को बर्बाद किया जा रहा है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, उनकी भावनाओं को शांत करने के लिए, और शायद उनको मतलब सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह के वीडियो ठीक है। वैसे अब ये ठीक और गलत का निर्णय तुम लेने वाले में, और आप कौन होते हैं? बहुत अच्छा लगा शान से बात करने में, मैं बड़ा घबरा भी रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी बातों में सब कुछ ठीक है। सुशांत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी बातों में सब कुछ ठीक तो नहीं है मगर सब कुछ खराब भी नहीं है। अब थोड़ा सहारनपुर चलेंगे जहां सब कुछ ठीक नहीं है, ब्रेक के बाद। सहारनपुर संभल नहीं रहा है, अधिकारियों के तबादले भी आजमाकर देखे जा चुके हैं। दोनों समुदायों को अब चाहिए कि हिंसा को रोकें। हालत यह है कि कमजोर पक्ष तो पीड़ित है ही, ताकतवर पक्ष भी खुद को पीड़ित साबित करने में लगा हुआ है। इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय नुकसान के। इसलिए दोनों पक्षों के समझदार लोग सामने आए और इस हिंसा को रोकें। उमा शंकर सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में बीते 3 हफ्तों में हिंसा की चौथी वारदात। इस बात का सबूत कि प्रशासन हालात से निपटने में नाकाम रहा है। मंगलवार को भी यहां हिंसा की 2 घटनाएं हुई। एक बीएसपी अध्यक्ष मायावती के शब्बीरपुर के दौरे से पहले और दूसरी मायावती के जाने के बाद। मायावती के दौरे से पहले कुछ अज्ञात लोगों ने शब्बीरपुर में ठाकुर समुदाय के मवेशियों के बाड़े, उनके चारे और उनकी टाल में आग लगा दी। राजपूतों की कोई सुनवाई है नहीं, कहीं से कहीं तक भी। देखो कल हम अपने घरों में सोए हुए थे, कम से कम भीड़ में आदमी के 5,000 आदमी आए हमारे घरों में पथराव करे। हमारे आदमी सब जंगलों में थे। जब भीड़ आर्मी वाले आए उनसे गाली देते आ रहे उधर से, सिर्फ हम 6 लड़के देते जो भाग्य उनके पीछे, फिर आग लगाते पथराव करते चले गए। डीएम और एसएसपी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन मायावती के जाने के बाद दूसरी वारदात हो गई। उनकी सभा से लौट रहे बीएसपी समर्थकों की एक गाड़ी पर शाम को अज्ञात भीड़ ने हमला कर दिया। सरसावा से आए 24 साल के आशीष की गोली लगने से मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। इनमें से कई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रूमर के बेसिस पे आसपास के गांव में जो रूमर फैलाई गई थी, उस क्रम में जब लोग लौट रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पर पत्थर चलाए, आपस में वहां पर नोकझोंक हुई और उसी कड़ी में कुछ लोग घायल हुए। घर के दरवाजे पर खड़ी दलित समुदाय की हुसनदेही के पति भी शाम को हुई उस हिंसा का शिकार हुए। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके 2 बेटों सचिन और नरोत्तम और 2 देवरों को पुलिस 5 मई की हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार कर चुकी है। अजी मेरा घर वाला वो तो ये तारा होगा तो आगे खड़े होंगे राजपूत, तो उन्होंने ही रास्ते में घेर लिया, वो घर आने भी नहीं पाया। कल आए रैली में जब बीच मारी मारे गए, हमने किसी पे कोई कोदी लाठी नहीं मारी, जो हमें छितरे क्या कार्रवाई छत हम सभी मार दो आकर जो आधे मार देंगे, आधे तड़प देंगे, फिर क्या फायदा होगा? अपना घर सुधे मार दो, अपना कोई ना तड़पेगा ना कुछ होगा। कोई कार्रवाई नहीं करे, कोई नहीं कार्रवाई कर रहा, कोई नहीं कार्रवाई कर रहा कुछ भी। इस बीच ठाकुर बहुल गांव शब्बीरपुर में डर का माहौल है। 5 मई को यहां दलितों के घरों में आगजनी हुई। उस हिंसा के निशान यहां अब भी ताजा हैं, जिसके बाद से लगातार नौजवान घरों से भागे हुए हैं और कुछ जेल में हैं।
घरों में सिर्फ बूढ़े और महिलाएं ही बचे हैं। हालात को देखते हुए यूपी सरकार ने गृह सचिव की अगुवाई में अपने 4 बड़े अफसरों को सहारनपुर भेजा। मैंने दोनों पक्षों से बात की है। प्रशासन की नाकामी का इल्ज़ाम दोनों ही पक्ष लगा रहे हैं। जिस तरह से हिंसा की बार बार वारदात हो रही है, पहले क्यों नहीं डिप्लॉयमेंट होती है और क्यों नहीं इस मसले को पूरी तरह से हल किया जा रहा? देखिए, आपने जो कहा, मैं उस बात का खंडन नहीं करने की स्थिति में हूँ। इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा न होता तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को, हम लोगों को यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सहारनपुर में हिंसा के हालात के बीच भीमसेना नाम के एक दलित संगठन का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। उस पर दलितों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लग रहा है। हालांकि उसके नेता चंद्रशेखर आजाद की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चंद्रशेखर की बहन का कहना है कि 15 दिन से उसने खुद भाई को नहीं देखा, ना ही फोन पर बात हुई। आप चंद्रशेखर जी की बहन जी। तो कहाँ है वो? कुछ नहीं पता? कुछ नहीं पता उनका अभी। कितने दिन से? 15 दिन हो गए उन्हें। हाँ, वो एक्टिव है काफ़ी और अभी तो वो लीड कर रहा है। अच्छा। एंड वी आर कीपिंग एन आई। अभी उस पर तो उनको पकड़ा क्यों नहीं गया? क्योंकि वो तो सरेआम दिल्ली भी जाते हैं, जंतर मंतर पे भी शामिल होते हैं। अगर आपकी नज़र में वो दोषी हैं? हाँ, जब तक कोई क्राइम प्राइमा फेसी प्रूव नहीं हो जाता तब तक पकड़ने का। अभी तक क्या क्या पाया आपने भीमसेना के खिलाफ? देखिए, एक्टिव ग्रुप है। दोनों ही कम्युनिटीज़ में यंगस्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो गए हैं। सहारनपुर में ये सारा तनाव इसी मंदिर परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति बिठाने को लेकर शुरू हुआ। तब ठाकुर समुदाय ने यह कहकर विरोध किया कि प्रशासन की इजाजत नहीं है। बीते 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर उनके जुलूस के गुजरने के विरोध में दलित खड़े हो गए। उन्होंने भी प्रशासन की इजाजत न होने का हवाला देकर जुलूस को रोक दिया। ये विरोध इसके बाद हिंसक संघर्ष में बदलता गया। ऊपर से पुलिस प्रशासन की ढिलाई ने हालात यहां तक पहुंचा दिए कि 2 बार डीएम और एसएसपी के तबादले हो चुके हैं। बुधवार को डीएम एनपी सिंह और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे को निलंबित भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में राजनीति को भी देखा जा रहा है कि किस तरह से दलितों और अगड़ों को आपस में भिड़ाकर दलित वोट बैंक को पुख्ता रखा जाए, इसकी भी बात की जा रही है। और दूसरी बात ये भी कि प्रशासन इसलिए कठोर कार्रवाई करने से बच रहा है क्योंकि उससे लगता है कि जिस भी पक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई वो कहीं नाराज़ ना हो जाए और वो आगे आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी है, उससे कहीं दूर ना हो जाए। ये भी आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं। शब्बीरपुर गाँव से उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया।